Someone write a text in the group. Okay, we are back with qualitative analysis. Guys, give me a thumbs up if you can hear me properly. Oh, yes, sir. Alia says yes, sir. Alicia says yes, sir. Great. Thank you so much. Acha, guys, before we continue with qualitative analysis techniques, जब तक बाकी लोग भी आ जाते हैं, we had two questions left in quantitative research, जिसके अंदर था skewed distribution और दूसरा था हमारे पास outliers. तो जुबैर साहब का क्वेश्चन था शायद कि आउटलायर्स क्या होते हैं एंड skewed डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटलायर्स को डिस्कस करते हैं कि आउटलायर्स आर द डेटा पॉइंट्स which are very much separated or spread from the mean of the data. यानी डेटा का जो सबसे ज्यादा जिसको नॉट एक डेटा का पैटर्न चलेगा ना. ठीक है, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग मीन तो हमारे मीन में हमारा जो डेटा होगा वो एक पैटर्न के थ्रू चल रहा होगा. ठीक है, मीन के आगे पीछे चल रहा होगा. बट व्हेन समटाइम्स कुछ ऐसे आपको डेटा पॉइंट्स मिलेंगे या ऐसे रेस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे जो कि मीन से बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वेदर पॉजिटिवली या नेगेटिवली. तो उसको फिर हम आउटलायर्स कहते हैं, जो डेटा मीन से बहुत ज्यादा दूर होगा. ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूर होगा तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज आउटलायर. और ऑब्वियसली ज्यादा दूर है तो फिर वो मीन के ऊपर या बाकी डेटा की जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हम कर रहे होंगे तो उसके ऊपर वो इम्पैक्टफुल हो रहा होगा. ऑब्वियसली एवरेज फिर कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी. ठीक है जी. तो दैट्स व्हाट वी कॉल आउटलायर्स. अच्छा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है जी? स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती है जो असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि डेटा का पैटर्न ना हो. ठीक है, ओवरऑल डेटा का पैटर्न ना हो तो हम उसको स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. यानी जिसके अंदर आउटलायर्स जिसको समझ लें कि ज्यादा हो. ठीक है, जिस डेटा के अंदर पैटर्न ना हो तो उसको हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे डेटा की. क्लियर? यानी जिसमें रेस्पॉन्सेज एक पैटर्न के थ्रू ना हो या सिमिलर रेस्पॉन्सेज ना हो, रादर जो रेस्पॉन्सेज हैं वो हमारे पास जिसको हम कह लें कि सेपरेटेड हो एक दूसरे वो से स्लाइड ज्यादा. नजर नहीं आ रही है। अच्छा, वो स्लाइड नजर नहीं आ रही? स्लाइड तो आपको वही क्वालिटेटिव एनालिसिस वाली ही नजर आ रही होगी आई गेस, अगर आ रही है तो. इज इट सो? नो सर, मेरे साथ नहीं आ रही है सब, और मैं नेट चेक कर देता हूँ शायद। ओके, प्रोबेबली आप एक काम करें, आप रीज्वाइन करें इसको. ठीक है, तो जी हमारे पास है जी सबसे पहले जो क्वालिटेटिव एनालिसिस की टेक्निक है दैट इज थीमेटिक एनालिसिस. थीमेटिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं? पैटर्न्स को या ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं जो डेटा हमने कलेक्ट किया. फॉर एग्जांपल वो इंटरव्यूज के थ्रू था या ग्रुप डिस्कशन के थ्रू था या ऑब्जर्वेशन के थ्रू था. बट उस डेटा के अंदर हम देखेंगे कि सिमिलरिटीज क्या है. ठीक है, एक जैसी चीजें क्या है या मेजर मेजर पॉइंट्स क्या हैं इस डेटा के. फर्स्ट हम मेजर पॉइंट्स निकालते हैं, डेटा को अरेंज करेंगे एक टाइम पे. ठीक है, उसके उसके बाद हम उस डेटा को रीड करेंगे. रीड करते वक्त हम क्या करेंगे? कोड्स को हाईलाइट करते जाएंगे, यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे इन द डेटा, इन द ट्रांस. ठीक है, फिर उस कोड्स को समटाइम्स डायरेक्ट थीम्स होते हैं. ठीक है, तो कैटेगरीज को हम फिर थीम्स में क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई ये थीम था, इसके अंदर ये रेलेवेंट कैटेगरीज हैं. ठीक है,
और ये रेलेवेंट कैटेगरीज के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर ये रेलेवेंट कोड्स हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, और ये कैटेगरीज हैं रेलेवेंट हैं आपस में और इस थीम के अंदर आती है। ठीक है, तो मल्टीपल कैटेगरीज भी हो सकती हैं, एक कैटेगरी भी हो सकती है। जब हमारे पास कैटेगरी एक हो तो हम फिर उसको डायरेक्ट थीम में जो है वो बन रहे हों, या कैटेगरीज ज्यादा, एक से ज्यादा बन रही हों, तो हम फिर उसको कैटेगरीज या सब थीम्स कहते हैं। देन वी कन्वर्ट देम इनटू थीम। ठीक है जी, दैट्स हाउ वी डू थीमेटिक एनालिसिस। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई हमारे पास ये थीम्स थे, उसके हर थीम के अंदर फिर हम कैटेगरीज बताते हैं कि ये कैटेगरी थी, ये कैटेगरी थी, ये कैटेगरी थी। और उसके अंदर फिर हम डिफरेंट बेस्ड ऑन आवर फिर हम उसकी डिस्कशन करते हैं, जिसको हम इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। इंटरप्रिटेशन मीनिंग एनालाइजिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम्स, ठीक है, जिसको हम डिस्कशन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वर्बिटम्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। हर थीम के अंदर एक दो वर्बिटम्स हम यूज करते हैं, एक दो, रादर हर कैटेगरी के अंदर एक दो वर्बिटम्स, डिफरेंट कोड्स, thematic analysis. It's comparatively simpler. इसको हम थोड़ा सा, या दो इट इज डिफिकल्ट टू कोड, और फिर हमें डिफिकल्टी होती है कि इसको कैटेगराइज कैसे करें, इसको थीम्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, बट मुझे लगता है कि यार थीमेटिक एनालिसिस इज सिंपलर। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस हम सिंपली जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको एनालाइज करते हैं, एंड देन वी ओनली डू कोडिंग इन देयर। उसके अंदर हम uh, उन कोड्स की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर वर्ड इज यूज्ड दिस मच टाइम्स इन द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। थीमेटिक अंदर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ठीक है जी, कि एक पर्सन अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ये वाला वर्ड बहुत बार यूज कर रहा है, इतनी बार यूज कर रहा है, ये वर्ड इतनी बार यूज कर रहा है, ये वर्ड इतनी बार यूज कर रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हेन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोड्स। कोड वो होगा जो इम्पोर्टेंट चीज होगी या इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उस कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, फिर हम उसकी कंटेंट एनालिसिस इज कंपैरेटिवली सिंपलर इन जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे एन वीवो है या मैक्स क्यू डी है। ठीक है, क्यू डी ए जिसको हम कहते हैं मैक्स क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। ठीक है, और एन वीवो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, अटलस टी आई भी एक क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का टूल होता है। तो ये टूल्स होते हैं, इनको एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस की, क्वालिटेटिव डेटा की राधा जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एसपीएसएस होता है या आर होता है, या एक दो और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं। इसी तरीके से क्वालिटेटिव के भी ये हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। तो कंटेंट एनालिसिस कंपैरेटिवली, हाँ, थ्रू व्हेन वी आर ट्राइंग टू यूजिंग सॉफ्टवेयर्स, तो कंटेंट एनालिसिस ज़्यादा सिंपलर होती है देन थीमेटिक एनालिसिस, क्योंकि समटाइम्स थीम्स मिस हो जाते हैं इन सॉफ्टवेयर्स, जो कि समटाइम्स इंपॉर्टेंट थीम्स रह, या उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता। बट कंटेंट एनालिसिस में क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन वर्ड्स या सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स या सर्टेन प्रीपोजिशन, सर्टेन प्रोनाउंस या कुछ भी चीज़ों को, या सर्टेन सिमिलीज, मेटाफर्स या और भी चीज़ों को जब हम फ्रीक्वेंसी देख रहे होते हैं, तो हम उसको कंटेंट एनालिसिस करते हैं उस वक्त, और उस कंटेंट एनालिसिस को थ्रू सॉफ्टवेयर करना सिंपलर होता है। ठीक है, और थमेटिक एनालिसिस मैनुअल करना ज्यादा सिंपल होता है। ठीक हो गया जी। डिस्कोर्स एनालिसिस इज अनदर फील्ड, फील्ड भी होती है, ये एक टेक्निक भी होती है। ठीक है, कि जिसके अंदर हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, जिसको हम कह लें कि टेक्सचुअल कम्युनिकेशन को।
ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे कोई भी लैंग्वेज कैसे यूज की गई है टू मेंटेन पावर रिलेशनशिप। दिस इज सम वन ऑफ द टेक्निक्स दैट इज यूज्ड इन प्रैग्मेटिज्म। के प्रैग्मेटिज्म के अंदर, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म में हमने देखा था कि व्हाट इज द relationship between power and ideology, and what is we basically study relationship of power with different things, ठीक है, different factors। ठीक है, जैसे हमने प्रेगमेटिज्म में पढ़ा था कि प्रेगमेटिज्म में जो सोशल रियलिटी है वो पावर, जो काइंड ऑफ पावर फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी के, उनके थ्रू जो है वो जनरेट किया के लिए हम डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं कि कोई भी बंदा जो पावरफुल है और उस पावर को मेंटेन करने के लिए किस तरीके का डिस्कोर्स डेवलप कर रहा है, या किस तरीके की कम्युनिकेशंस हो रही है, किस तरीके की लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम डिस्कोर्स एनालिसिस टेक्निक यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कन्वर्सेशन एनालिसिस भी होती है, नैरेटिव एनालिसिस भी होती है, कि हम डिफरेंट लोगों की नैरेटिव्स यानी स्टोरीज को स्टडी करते हैं और उनकी नैरेटिव की एनालिसिस करते हैं कि अपनी नैरेटिव में अपनी स्टोरी बताते हुए हाउ पीपल यूज लैंग्वेज, और ऑब्वियसली लैंग्वेज हैज इम्पैक्ट ऑन आवर ब्रेन, तो उसको फिर स्टडी करते हैं थ्रू डिस्कोर्स एनालिसिस। आई होप इट इज क्लियर सो फार। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। फिर है विजुअल एनालिसिस। विजुअल एनालिसिस इज, हम विजुअल्स को स्टडी करते हैं, वीडियोस को, फोटोग्राफ्स को या इमेजेस को। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कि कोई भी चीज़ को कैसे सिग्निफाई किया जा रहा है। जैसे हम हमारे पास जो कलर्स को जिस तरह सिग्निफाई किया जाता है, रेड इज कलर फॉर रेवोल्यूशन, वाइट इज कलर फॉर द पीस, ग्रीन इज कलर फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट सिग्निफिकेशंस टू द कलर्स दैट वी गिव। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी, यानी जैसे आपने वर्ड सुना होगा ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। ठीक है, आजकल की जनरेशन जी जो है, जेन जी, वो ये वर्ड्स यूज करते हैं टू लेबल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स। ग्रीन फ्लैग, रेड का जो पर्पस है, रेड फ्लैग का मतलब ये होता है कि इसके करीब नहीं जाना, यानी दैट्स अ डेंजर, राइट। और ग्रीन फ्लैग का मतलब ये होता है कि लाइक दिस इज समथिंग सेफ। ठीक है, तो दिस इज सम, तो जिसको हम रेड फ्लैग कहते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई दिस पर्सन इज अ रेड फ्लैग, यानी दिस पर्सन इज डेंजरस टू बी इन रिलेशनशिप विद। एंड व्हेन वी सी से समवन इज ग्रीन फ्लैग, तो मींस वी से कि द पर्सन इज सेफर to be in relationship with. So that's how we give meanings to different visuals, right? तो that's how we do visual analysis। हम इसके अंदर सिम्बियोटिक एनालिसिस करते हैं जब हम साइंस और सिंबल्स को स्टडी करते हैं इन विजुअल इमेजेस और वीडियो के साइलेंट स्टोरी टेलिंग हो रही होती है। जैसे मिस्टर बीन के अगर आपको कार्टून्स याद हो, तो उसके अंदर देर इज अ नेरेटिव बीइंग टोल्ड, देर इज अ स्टोरी बीइंग टोल्ड, बट देर आर नो डायलॉग्स इन इट। ठीक है, या जैसे चार्ली चैपलिन की अगर आपने वीडियोस देखी है, तो वहां पे आप देख रहे हैं कि वहां पे कोई डायलॉग्स नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी सेज और व्हाट द स्टोरी डिपिक्ट्स। ठीक है, व्हाट द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज। तो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड थ्रू विजुअल एनालिसिस। हमें उस चीज की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है वो थ्रू विजुअल एनालिसिस हो रही होती है। ठीक है जी, मल्टी मॉडल एनालिसिस होती है जिसके अंदर वी हैव and different forms or mediums of data visual data हम रिसीव करते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड मल्टी मॉडल एनालिसिस। ठीक हो गया जी। उसके अलावा ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें एडवर्टाइजमेंट्स को एनालाइज करना हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मेरी एक क्लास फेलो थी मास्टर्स के अंदर, जो कि एडवर्टीजमेंट्स को, मेन की ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर हाउ वुमन इज बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड, या उसको वुमन को एज एन ऑब्जेक्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको स्टडी कर रही थी। तो दैट वाज पार्ट ऑफ हर काइंड ऑफ मल्टी मॉडल एनालिसिस या सिम्योटिक एनालिसिस
costumes the particular woman was wearing, ठीक है, ब्राउन एंड वाइट कलर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा फेयर एंड लवली की काफी पुरानी एड है जिसके अंदर एक लड़की है जो कि कंपैरेटिवली ब्राउन इन कलर है, तो वो लेस कॉन्फिडेंट होती है, और दूसरी जो लड़की होती है जिसको जिसको कहने के कंपैरेटिवली फेयरर इन कलर होती है, स्किन कलर, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। तो दैट्स हाउ इट डिपिक्ट्स के वो एक पर्टिकुलर उसकी अगर हम सिम्योटिक एनालिसिस करें तो इसका मतलब ये है कि जो ब्राउन गर्ल्स हैं वो इंट्रिंसिकली डीमोटिवेटेड होती हैं या लेस मोटिवेटेड होती हैं या लेस कॉन्फिडेंट होती हैं कंपैरेटिव टू वाइट गर्ल्स। अगर डिपिक्ट, तो उसको स्टडी कर रही थी मेरी एक फ्रेंड। तो दैट्स सिम्योटिक एनालिसिस, विजुअल्स की एनालिसिस को हम कहते हैं सिम्योटिक एनालिसिस, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज विजुअल एनालिसिस। इसके अंदर भी स्टडीड सिम्योटिक एनालिसिस, विजुअल नैरेटिव्स एंड मल्टी मॉडल एनालिसिस। आई होप दिस इज क्लियर। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। क्लियर है यहाँ पे? ओके जी, फ्रेमवर्क एनालिसिस क्या होती है? फ्रेमवर्क एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड डेवलपिंग फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रेट द पैटर्न्स विद इन द डेटा अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क। हम एक फ्रेमवर्क हमारे पास होता है या हम डेवलप करते हैं थ्रू हमारी क्वांटिटेटिव डेटा। ये नॉर्मली हमारे पास मिक्स मेथड रिसर्च के अंदर हो रहा होता है, और मिक्स मेथड जैसे हमने जो हमारे पास एक्सप्लेनेटरी रिसर्च थी, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्वांटिटेटिव डेटा कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे, फिर हम उसको एनालाइज कर रहे थे, और उसके एनालिसिस के बाद उसके वाई को स्टडी करने के लिए हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे थे। तो उसको हम समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम फ्रेमवर्क के थ्रू करते हैं कि फ्रेमवर्क को एनालाइज, मतलब इस फ्रेमवर्क के अंदर ये वेरिएबल्स थे, और इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग कौन सा वेरिएबल क्यों कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कर रहा है, ठीक है। कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल का क्या, कोई भी फंक्शन क्यों है, तो उसको स्टडी करते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल का साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है जी। इसमें आइडेंटिफाई की कॉन्सेप्ट्स एंड थीम्स, डेवलपिंग conceptual फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज द डेटा एंड एनालाइजिंग द डेटा विद इन द फ्रेमवर्क। हम फ्रेमवर्क करते हैं ताकि हम डेटा को एक ऑर्गेनाइज कर सकें, ठीक है। दिस इज सम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसको करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मेरे पास आई इन माय फोन, तो फिर ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। बट इफ़ इट इज़ नॉट माय फोन तो फिर थोड़ा सा है कि मैं देखूंगा कहाँ से इसको माय फोन, यस। मैं आपके ग्रुप्स में ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको देख लें एक बार। ऑल्सो आई विल डाउनलोड एंड शो यू ऑन स्क्रीन एज वेल। ये मेरा स्क्रीन लैपटॉप, ठीक है। ओके, लेट मी डाउनलोड दिस पिक्चर, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रेमवर्क, हाउ डज फ्रेमवर्क वर्क इन आवर कंटेंट एनालिसिस। भाई साहब नीचे हो जाओ थोड़ा सा। ओके, वी हैव दिस पिक्चर से डिस्कनेक्ट हो गई नेटवर्क की वजह से। ओके, हो जाओ डिस्कनेक्ट, नो वरीज, हम आपको दे देंगे रिकॉर्डिंग। ओके, ये बिल्कुल जस्ट सिंपल। इसको हम करेंगे स्टॉप शेयरिंग, और फिर हम दोबारा से शेयर करेंगे, और फिर हम फोटोज में हो जाएंगे, और हम इसको, ओ भाई क्या है, यस शेयर। आई होप इट इज विजिबल, माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Guys, keep Yes, great, sir. great, great. So this was the framework when I was doing my research. तो डिस्कोर्स एनालिसिस की एक रिसर्च थी, उसके अंदर आई वाज स्टडिंग इमरान खान की स्पीचेस,
ठीक है, और उसको मैं स्टडी कर रहा था थ्रू दिस फ्रेम। आ रही है या इधर उधर हो रही है पिक्चर? तो क्लियर है। ओके। तो सोशो कॉग्निटिव डिस्कोर्स एनालिसिस ये एक फ्रेमवर्क है बाय वेन डायक। ठीक है, कि उसका बिलीव ये है कि जो भी हमारे पास सोशो कॉग्निटिव डिस्कोर्स की स्टडीज होती हैं उसको हम तीन तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास टेक्स्ट या स्पीच, जिसको हम कंटेंट कह लें। ठीक है, और एक होती है हमारी सोसाइटी, और एक होता है हमारे पास कॉग्निशन, दैट इज आवर कॉग्निटिव एबिलिटी। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी डिस्कोर्स को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, और सोसाइटी और कॉग्निशन जो है वो सोशल कॉग्निशन बनाते हैं, और टेक्स्ट और कॉग्निशन में जो है वो मेंटल प्रोसेसेस बनाते हैं। यानी टेक्स्ट को इंटरप्रेट हम थ्रू माइंड करते हैं, जाहिर है। ठीक है, तो टेक्स्ट की जो इंटरप्रिटेशन थ्रू माइंड हो रही होगी उसको हम मेंटल प्रोसेस कहेंगे। द विच व्हाट प्रोसेसेस आर यूज्ड इन द अंडरस्टैंडिंग दैट टेक्स्ट। ठीक है, फिर उसके अंदर वी हैव दिस सोशल कॉग्निशन, यानी कि कॉग्निशन और सोसाइटी का जो इंटरसेक्शन है, उसके अंदर सोसाइटी एक के थ्रू हमारा एक सोशल कॉग्निशन बनता है, जिसको हम कहते हैं कि सोसाइटी का सोशल कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास होता है। ठीक है, तो इस सारे डिस्कोर्स को, किसी भी टेक्स्ट को स्टडी करने, कॉग्निशन एंड टेक्स्ट, दैट टेक्स्ट पर्टिकुलर। ठीक है, और उसके अंदर वी हैव दीज थ्री इंटरसेक्शंस, और उसका जो फाइनल इंटरसेक्शन है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। यानी कि इन सब चीजों को मिला के, यानी टेक्स्ट, मेंटल प्रोसेसेस, कॉग्निशन, सोशल कॉग्निशन, सोसाइटी एंड कॉन्टेक्स्ट को मिला के जब हम स्टडी करेंगे, सारे फैक्टर्स को देखेंगे, तो ही हम किसी भी डिस्कोर्स को स्टडी या एनालाइज कर सकेंगे। सो दैट्स हाउ सोशल डिस्कोर्स वर्क्स, सोशो कॉग्निटिव डिस्कोर्स स्टडीज वर्क। ठीक है जी। तो इसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, टेक्स्ट वेरिएबल है, कॉग्निशन वेरिएबल है, और एक सोसाइटी वेरिएबल है। इन वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशनशिप है वो भी आपको दिख रहा है। के अंदर कंप्लीट एक जो है वो एक इंटरसेक्शन है आपको, जो जहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों फैक्टर्स का जब इंटरसेक्शन है, वहां पे आपको दिख रहा होगा कि SCDA मैंने लिखा हुआ है, जिसको हम कहेंगे सोशो कॉग्निटिव डिस्कोर्स एनालिसिस। तो इन सब फैक्टर्स को मिला के जब स्टडी करेंगे, तब हम जो है वो सोशो कॉग्निटिव डिस्कोर्स एनालिसिस, इसको हम स्टडी कर पाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक हो गया जी? Okay, so that's how framework analysis work. Clear? Okay. So if you have any questions so far, you can ask. Otherwise, we are done with the qualitative analysis. Ask. Otherwise, फिर हम आगे चलते हैं, and we will be moving forward. So how to conduct a research. Clear? I think this is clear so far. Let me stop sharing. और फिर I'm sorry.